तो चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न का 20 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्रम में आपका 21वां सवाल है। देखिए अच्छा सा सवाल है, कहता है कि भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन विज्ञान की आवश्यकताएं हैं। जी बिल्कुल है। और आगे कहता है उदाहरण के लिए यदि किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही छोटे समय अंतराल पर इसकी स्थिति का पता लगाने की कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में रेडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था। आधुनिक विज्ञान के उन विभिन्न उदाहरणों को सोचिए जिनमें लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। अन्य किसी विषय में भी आप बता सकते हैं। शुद्धता की मात्रात्मक धारणा दीजिए। देखिए अब आप एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापनी है तो क्या हम इंची टेप फीता लेकर के सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापते हैं? नहीं ना। हम ये देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की किरणों को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश कितने के रफ्तार से चलता है? प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। अब हमारे पास समय है और हमारे पास क्या है? चाल है। हमारे पास समय है, हमारे पास चाल है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमारे पास समय है और चाल है तो हम दूरी आराम से निकाल सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब यही सोचिए कि अगर किसी भी प्रकार का अगर हमें मेजर करने के लिए, किसी भी प्रकार में अगर मापन करने के लिए अगर उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए, यानी कि जहां पे 8 मिनट 20 सेकंड लग रहा है, केवल 20 सेकंड आपका छूट जाए तो इसमें अंतर कितना बड़ा आ जाएगा? बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा ना, क्योंकि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का गुणा करना है, यानी 3 लाख किलोमीटर का गुणा करना है उसके साथ। अब 3 लाख किलोमीटर का अगर 2 सेकंड में भी हम गुणा कर दें तो बहुत ज्यादा बड़ी राशि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जो बड़ी दूरियां हैं ना, उनको मापने के लिए अगर छोटा सा भी अगर हमारे पास अगर कोई दिक्कत हो जाए, मापन में कोई त्रुटि आ जाए तो वह बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है। जैसे अगर आपको जाना है यहां से चांदमा तक जाने के लिए आप एकदम माप लिए कि ईंधन आपको इतना रॉकेट में आपके लगेगा, लेकिन वह ईंधन अगर किसी भी आपके टेक्निकल इशू के कारण वह ईंधन की मात्रा जो आपने मापा है वह अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो क्या आपका रॉकेट चांदमा तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। यदि डॉक्टर को किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना है आपके पेट के अंदर, और पेट में मान लेते हैं एक अत्यंत छोटा सा ट्यूमर है, अत्यंत छोटा सा आपका कण है, उस कण को क्या करना है? लेजर की सहायता से निकालना है। तो अगर डॉक्टर उस कण की स्थिति को अगर एग्जैक्टली ना बता पाए, एग्जैक्टली अगर उसका पता न लगा पाए तो क्या उसका ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यह इस प्रकार से आपकी जो भौतिक राशियां हैं इनका मात्रक यथार्थपूर्वक त्रुटि रहित मात्रक की आवश्यकता बेहद है, निश्चित तौर पर है। तो इसका उत्तर आपका स्क्रीन पर आ रहा है, उत्तर को आप वहां से लिख सकते हैं। अब देखिए अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या आपका 22 है, इसके सारे पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, एक आध पार्ट बता दे रहा हूं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। और थोड़ा बहुत मैंने इतना एक्सरसाइज आप सबको कराया, एक से लेकर के बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज मैंने पूरा सवाल बताया है, तो फर्ज आपका भी बनता है कि 1-2 सवाल आप खुद से करें। तो यहां पे देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है, जी बिल्कुल अभी ही हमने बात किया, उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों तथा सामान्य प्रेक्षणों को उपयोग करने वाली राशि के स्थूल यानी कि बहुत बड़ा आकलन कर सकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा आकलन भी आपको क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन उपायों को सोचिए जिनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आपका मानसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उन बादल का अगर आपको द्रव्यमान निकालना है, इसके लिए आप मान लेते हैं, इसका पहला ए पार्ट ले रहे हैं कि माना आपकी वर्षा कितनी हुई? आपकी वर्षा हुई 10 सेंटीमीटर। आपकी वर्षा कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलें तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है कि आखिर बादल का द्रव्यमान कितना है। हमने ये पता लगाया, माना हमने कि जो वर्षा हुई है, माना वर्षा कितना हुई है? 10 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है हमारे यहाँ। अब हम केवल भारत की बात कर रहे हैं ना, केवल भारत की बात। तो यहां से हमें एक चीज और भी पता है, भारत का क्षेत्रफल। हमें भारत का क्षेत्रफल भी पता है। भारत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 3 लाख
किलोमीटर, 3 लाख किमी इसका स्क्वायर होता है, 3 लाख किलोमीटर का स्क्वायर होता है। 3 इंटू लाख को अगर हम बदले तो लाख को हम 10 टू द पावर 33, 3 नहीं 33 लाख, 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं, किलोमीटर को हम लिख सकते हैं अगर मीटर में बदलें, चूंकि ये मीटर में है इसको भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10 टू द पावर 3 मीटर, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहां से अगर इसको हम देखें तो 33 इंटू 10 टू द पावर 5 यहां है और 3 दूना 6 यहां हो जाएगा, तो 6 5 11, यानी 33 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर क्या है आपके भारत का क्षेत्रफल। अब हमारे पास भारत का क्षेत्रफल पता हो गया और हमें वर्षा की ऊंचाई प्राप्त हो गई। वर्षा की हमें क्या प्राप्त हो गई, ऊंचाई प्राप्त हो गई। तो अगर हम आयतन निकालें, हम क्या निकालें, आयतन। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां से आयतन अगर हम निकालें वर्षा के जल का, तो वर्षा के जल का अगर आयतन निकालें, आयतन बराबर आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और हमने ऊंचाई माना है कितना, कि वर्षा हमारी कितना हुई है, 0.1 मीटर ऊंची क्या हुई है, वर्षा हुई है। लंबाई इंटू चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है, लंबाई इंटू चौड़ाई का मान है 33 इंटू 10 टू द पावर कितना 11, और इसमें गुणा कितने का करेंगे, ऊंचाई आपका कितना है 0.1 का। 0.1 का जब इसके साथ गुणा किया जाएगा तो यह हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर कितना 11 मीटर। और आयतन है इसलिए यह किस में हो जाएगा आपका क्यूब में, और यह स्क्वायर है इसलिए किस में हो जाएगा आपका स्क्वायर में, क्योंकि यह 10 टू द पावर 3 मीटर का स्क्वायर होगा। किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे 10 टू द पावर 3 मीटर होगा, तो मीटर का स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें आयतन प्राप्त हो गया। हमें बादल का द्रव्यमान पता करना है, कितना किलो वर्षा हुई हमको यह पता करना है। तो किलो पता करने के लिए हमें पता है कि क्या घनत्व बराबर आपका होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या होता है आपका आयतन। अब हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है कि कितना किलो वर्षा हुई है, और जल का घनत्व हमको पता है कि जल का घनत्व कितना होता है। जल का जो घनत्व होता है वह कितना होता है, 1 kg प्रति मीटर क्यूब। जल का जो घनत्व होता है 1/1 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो यहां से अगर हमें द्रव्यमान निकालना हो तो द्रव्यमान जब निकालेंगे ना तो यह आयतन इसके पास आ जाएगा, और आयतन जब इसके पास आ जाएगा तो यह हो जाएगा द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू क्या हो जाएगा आपका आयतन, घनत्व इंटू क्या हो जाएगा आयतन। घनत्व का मान हमारे पास कितना है, घनत्व का मान है kg बटे मीटर का क्यूब, इंटू आयतन का मान कितना निकला 3.3 इंटू 11, और 10 टू द पावर कितना 11, और यह कितना है मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, और आपका आंसर कितना आ गया 3.3 इंटू 10 टू द पावर कितना 11, और यह क्या आ गया इसके साथ में kg। यानी कि जो वर्षा हुई वह कितने किलो की वर्षा हुई, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 11 किलो की वर्षा हुई। जब इतना किलो की वर्षा हुई तो निश्चित तौर पर जो बादलों का वेट हुआ रहा होगा इतना ही रहा होगा। अतः वर्षा का जो द्रव्यमान होगा यानी कि बादलों का जो वेट होगा आपका कितना होगा, इतना होगा। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। देखिए इसमें हमें कुछ भी नहीं पता था ना, हमको क्या निकालना था कि जैसे अगर वर्षा हुई तो उस वर्षा का द्रव्यमान निकालना था। तो जितनी वर्षा हुई रहेगी वो आपको दी रहेगी कि इतने सेंटीमीटर की वर्षा हुई। भारत का क्षेत्रफल हमें पता है 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका निकाल लिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जब निकल गया तो आयतन निकाल लिए, क्योंकि क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई है, इन तीनों का गुणा कर दिए, हमें क्या प्राप्त हो गया आयतन। अब हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। एक सूत्र हमें पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसी सूत्र का उपयोग करना है। द्रव्यमान यानी हमको भार निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन को इधर भेजना पड़ेगा, भाग से इधर आके गुणा में हो जाएगा, आपस में गुणा करके आंसर इतना आ जाएगा। इसका जो बी पार्ट है वह क्या कह रहा है कि किसी हाथी का द्रव्यमान, अगर किसी हाथी का अगर आपको भार ज्ञात करना है तो उस हाथी का भार आप कैसे ज्ञात करेंगे। सीधा कर दीजिए कि एक तराजू पे चढ़ा देंगे, उसका भार ज्ञात हो जाएगा। अब ये बताइए कौन सा तराजू ऐसा बना है जो हाथी के भार को माप ले, नहीं बना है ना। इसके लिए हम अगर फिजिक्स वाले हैं हम कुछ भी उपाय कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जैसे अगर कोई वर्षा का जल है, अगर इसमें अगर नाव चल रही है, इसमें अगर नाव चल रही है तो जैसे ये नाव जब
जल में गई, इस नाव का अगर हमको निकालना है, इस नाव का अगर हमको भार निकालना है, तो जब इसको हम जो नदी तालाब जो भी रहेगा जिसमें नाव को रखेंगे, तो यह नाव जब जल में जाएगी तो यह नीचे के जल को क्या करेगी, थोड़ा सा हटाएगी और नीचे तक चली जाएगी। और यह जितने जल को हटाएगी ना, जितने मात्रा में, जितना किलो, जितना टन जल को हटाएगी, वही इसका क्या होगा, नाव का द्रव्यमान होगा। अब अगर हमें हाथी का भार ज्ञात करना है तो हम इस नाव में किसको बैठा देंगे, हम इस नाव में किसको बैठा देंगे, सुंदर से हाथी को बैठा देंगे। हम इस नाव में सुंदर से हाथी को बैठा देंगे और जब इस पहले नाव का वेट कर लेंगे कि कितना जल नाव हटाया, नाव का वेट कर लेंगे, तो नाव का वजन कर लेंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, हाथी को बैठा करके लेके जाएंगे। नाव का वजन जैसा कि हमने बताया वैसे कर लेंगे। हाथी को जब बैठा करके लेके जाएंगे तब हम देखेंगे कि कितना किलो, कितना टन यहां से जल क्या किया, यह नाव विस्थापित किया। जितना टन जल विस्थापित करेगा यह नाव, हाथी को बैठा करके जितना टन विस्थापित करेगा जल, वह उतना भार आपका किसका हो जाएगा, नाव प्लस हाथी का। तो नाव प्लस हाथी का, जिसमें नाव का वजन हमको पता है, उस पूरे भार में से, यानी जितना जल नाव और हाथी दोनों मिलकर के जितना जल हटाए, जल की मात्रा को हटाए, उस द्रव्यमान को अगर नाव के वजन से घटा दें तो हमें हाथी का वजन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई इसमें वो है नहीं, ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा इत्यादि में नहीं पूछा जाता। किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल ज्ञात करने के लिए, जैसे एक अगर हम ले लें, क्या, एक गुब्बारे को ले लें और वायु चल रही है, मान लेते हैं कि इधर की दिशा में वायु है। 1 सेकेंड के समय में हम ये देख लेंगे कि यहां से यहां तक चल करके यह गुब्बारा कितनी दूरी तय करता है। तो इस दूरी को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। उसके बाद हम यहां से इसको क्या कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय ज्ञात करेंगे। भाई यहां से हमने गुब्बारे को क्या किया, यहां से छोड़ा और गुब्बारा यहां से यहां पहुंच गया, तो 1 सेकेंड के समय में यहां से यहां तक पहुंचा, तो समय बराबर कितना रहा, 1 सेकेंड, और दूरी कितना चला, मान लेते हैं 10 किलोमीटर दूरी चला, तो आपका कितना आ गया, चाल कितना आ गया, चाल आ गया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आप इसका जो भी पार्ट है और कर लेंगे। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 23 है, कहता है कि सूर्य एक उष्म प्लेज्मा है जिसके आंतरिक कोड का तापमान, जैसे सूर्य जो है, मान लेते हैं कि यह सूर्य है, सूर्य में के अंदर क्या है, परत है, जिसके आंतरिक परत का तापमान दिया है 10⁻7 केल्विन दिया हुआ है, और उसके बाहरी क्रोड का जो तापमान है, बाहरी पृष्ठ का जो तापमान है, इसका जो तापमान है कितना है, 6000 केल्विन। तो कह रहा है कि इतने अधिक ताप पर कोई पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता। भाई अगर 10⁻7 यानी कि बहुत बड़ा मान हो गया ना, 6000 केल्विन बहुत बड़ा ताप हो गया, इतने ताप पर कोई भी वस्तु रहेगी पिघल जाएगी यार, चाहे ठोस रहे चाहे आपका द्रव रहे, पिघल करके नष्ट हो जाएगी। तो वही कह रहा है बात कि ठोस या द्रव रह पाना क्या है, आपका नहीं रह सकता। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व, आपको क्या ज्ञात करना है, सूर्य का घनत्व ज्ञात करना है। ध्यान में रखिएगा, सूर्य का घनत्व किस परिसर में होने की आशा है। तो सबसे पहले घनत्व का परिसर ज्ञात करें, जिसमें से आपको द्रव्यमान m की वैल्यू कितनी दी हुई है। सूर्य का जो द्रव्यमान है 2 × 10⁻30 है, 2.0 × 10⁻30 kg दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपका, दूसरा दिया हुआ है सूर्य की त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या जो दिया हुआ है 7.0 × 10⁸, और यह किस में है, आपका मीटर में है। अब यहां से आपको सूर्य का घनत्व देखना है, और वह घनत्व किस परास में है, ठोस के परास में है कि द्रव के परास में है या गैस के परास में है। आइए देखते हैं। तो यहां से m दिया है, घनत्व बराबर आपका क्या होता है, घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटा क्या होता है आपका आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से हमें घनत्व ज्ञात करना है सूर्य का, किसका, सूर्य का। तो सूर्य का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻, कितना दिया हुआ है, 30 बटे आयतन। सूर्य कैसा होता है, गोलाकार, यानी गोले का आयतन यहां अप्लाई करेंगे तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 होता है। तो 3 क्या हो, बटे के बटे में है, इसलिए 3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। आइए इसका, सॉरी अभी 3 यहीं रहने देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आपको।
यहां से हटा देंगे तो ये आपका क्या हो गया, आपका गोले का आयतन। अब यहां से मान को रख दिया जाए, 2 इंटू कितना है 10 टू द पावर कितना है 30 है, बटे यह कितना है 4/3 है, 3 बटे के बटे में है, 3 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 4। पाई का मान होता है 3.14 और इंटू आर क्यूब, और आर का मान कितना दिया है 7, तो जो आपका 7 का यह हो जाएगा क्यूब और इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर का क्या हो जाएगा, यह क्यूब हो जाएगा। आइए हल करते हैं यहां से। तो इसको जब हल करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 2 से इसको काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा बड़े आराम से। तो ऊपर बचेगा आपका 3 इंटू 10 टू द पावर कितना 30 बटे नीचे कितना, यहां 2 बचा, तो 2 में जब 3.14 का गुणा होगा तो 4 में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा, 4 दूना 8, 2 और 3 दूना 6, 6 दशमलव हो जाएगा 28, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 343, और 10 टू द पावर 8 का जब क्यूब करेंगे तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, तो 10 टू द पावर कितना 24, और साथ में मीटर का क्यूब, साथ में क्या हो जाएगा आपका मीटर का क्यूब। और यह द्रव्यमान किस में है आपका, ऊपर केजी में है, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा केजी आ जाएगा। अब इसको जब हम हल कर रहे हैं, इसको जब हल करेंगे हम तो यह आ जाएगा 1.392 और इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। किलोग्राम, भाई किलोग्राम ऊपर है, मीटर का क्यूब नीचे है, तो इतना किलोमीटर मीटर का क्यूब। अगर इसको हम आपका क्या करें, इसको हम अगर सार्थक अंकों के रूप में व्यवस्थित करें तो यहां पे भी देखें सार्थक अंकों की संख्या 1, यहां पे भी सार्थक अंकों की संख्या 1 है, तो एक क्या सार्थक अंकों की संख्या यहां पे 2 है। तो यहां पर अगर देखें तो सार्थक अंकों की संख्या 2 है, यहां भी सार्थक अंकों की संख्या 2 है, क्योंकि किसी अशून्य अंक के अगर दाहिने ओर शून्य आता है तो वह सार्थक अंक होगा, तो इसे भी 2 सार्थक अंकों में अरेंज करना होगा। तो 1.3 के जगह पे यह 5 से ज्यादा है, इसलिए 3 से आगे जुड़ जाएगा 1, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, और यह किस में हो जाएगा आपका केजी प्रति मीटर क्यूब। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। अब यहां पे पूछा है कि यह आपका जो घनत्व आ रहा है किस परास में है, तो देखिए इतना जो घनत्व है ना, इतना बड़ा घनत्व ना तो ठोसों का परास होता है और ना ही द्रवों का परास होता है, तो यह आपका एक गैसों का प्रसार होगा जो कि प्लाज्मा अवस्था में होगा। तो इसके उत्तर में आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि यह जो आपका परास है ना, यह किसका परास है, यह जो घनत्व है गैस की कोटि का परास है। यह किसका परास है, गैस की कोटि का परास है, अतः यह ना तो ठोस होगा और ना ही द्रव होगा, यह किस अवस्था में होगा, आपके गैसीय अवस्था में होगा। तो इस प्रकार से आप 23वें प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 23 है, कह रहा है कि जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8,247 लाख किलोमीटर दूर होता है, यानी पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी, पृथ्वी से की दूरी बोल रहा है कितना है 8,247 लाख किलोमीटर। तो इसको अगर यह कितना है दिया हुआ है लाख किलोमीटर, यानी लाख किलोमीटर में दिया हुआ है, अगर इसको हम मीटर में बदल दें तो मीटर में बदलने के लिए यह कितना हो जाएगा 8247। 1 लाख में आपका होता है 10 टू द पावर 5 और किलोमीटर में कितना होता है 10 टू द पावर 3 मीटर। तो अगर इसको हम देखें तो यह आपका हो जाएगा 8,247 इंटू 10 टू द पावर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 मीटर के बराबर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दूर होता है तो इसके व्यास की जो कोणीय माप है, यानी जो कोण की वैल्यू दी हुई है, कोण की वैल्यू कितनी दी हुई है, कोण की वैल्यू दी हुई है आपकी 35.72 सेकेंड। देखिए सबसे पहले सेकेंड को हमें किस में बदलना होगा, रेडियन में। तो बृहस्पति के व्यास की परिकल्पना करना है। देखिए कुछ स्थिति आपका यही बन जाएगा, सूर्य से पृथ्वी और बृहस्पति आपका यहां है, तो यहां कुछ आपका कंडीशन यही बन जाएगा। इसका हम क्या निकालेंगे, लंबन विधि द्वारा निकाल लेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जैसे कि पिछले प्रश्नों में हमने निकाला है। तो देखिए कोण को सबसे पहले हमें इस सेकेंड से किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो सेकेंड से रेडियन में जब बदलेंगे तो 1 सेकेंड बराबर कितना होगा, 1 सेकेंड में आपका होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 60, और यह मान किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अगर हम इस
तो यह मान किस में आ जाता है, रेडियन में आ जाता है। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो जो आपका 1 सेकेंड होता है ना, इसको अगर हम रेडियन में जब परिवर्तित करते हैं, यानी इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मान कितना निकल के आता है, कितना आता है 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और यह किस में आता है आपका, यह आता है आपके रेडियन में। अब हमारे पास 1 सेकेंड में इतने रेडियन होता है, जो कि कोण का मान आपका दिया हुआ है, कोण का मान इतने सेकेंड दिया हुआ है, तो आपका 35.72 सेकेंड के जगह पे हम इतना रेडियन लिख सकते हैं। तो इंटू हो जाएगा 4.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यह अब बदल जाएगा किसमें, रेडियन में बदल जाएगा। तो देखिए हमें यहां पे बृहस्पति के व्यास का परिकलन करना है। तो देखिए यह आपकी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, यह इसका क्या है, व्यास है। तो यानी कि हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र हम लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे क्या लगा लेंगे, त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हमें इसके व्यास की यानी कि चाप की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमने आपको बताया था ना कि जब बहुत दूर स्थित हो कोई वस्तु, यानी कि ये दूरी इसके जब तुलना में कम हो, तो इसको हम एक चाप की भांति मान सकते हैं, इस दूरी को एक चाप मान सकते हैं। तो यानी हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, बृहस्पति का व्यास यानी कि चाप की वैल्यू ज्ञात करनी है। और चाप की वैल्यू ज्ञात करने के लिए त्रिज्या को कोण के पास जब भेजेंगे तो त्रिज्या भाग में है, इधर आके किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो आइए अब हम सबका मान रख लेते हैं, चाप का मान ज्ञात हो जाएगा। कोण का मान हमारे पास कितना है, कोण का मान हमारे पास है 35.72 इंटू 4.85 और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और यह किस में है आपका, रेडियन में है। यह किस में है आपका, रेडियन में है। इंटू त्रिज्या का मान हमें कितना है, पृथ्वी से जो बृहस्पति की दूरी है, यानी यह किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान है आपका 8247 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। या इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह आएगा आपका 142873 आ जाएगा। अब अगर इसको हम अंकन पद्धति में इसको कन्वर्ट कर दें, यानी दशमलव यहाँ पे हम ले आए, तो यह हो जाएगा 1.4, 2 को इधर छोड़ सकते हैं, दशमलव हमने कितना खसकाया, 1 2 3 4 5, तो इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। और चूंकि यह क्या है आपका चाप है, यह क्या है आपका चाप है, तो चाप यह कितना हो जाएगा, रेडियन इंटू मीटर। तो यह किस में आ जाएगा आपका, रेडियन इंटू मीटर में, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम 23वें सवाल को ये आपका 24वां सवाल था, 23वां नहीं, यह कौन सा सवाल था आपका 24वां। तो इस प्रकार से हम 24वें सवाल को हल कर सकते हैं। आपके चैप्टर नंबर 2 के सभी आंकिक प्रश्न समाप्त हो गए। विविध प्रश्नावली जो है वह थोड़ा सा हाई लेवल का है, उसे मैं आपके जब संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो जाएंगे तो विविध प्रश्नावली को भी धीरे धीरे आपको करा दूंगा, आपको सिखा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है।